आज के वीडियो में हम क्लास 9 के सिविक्स की फर्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आप बच्चों को ये लेसन जरूर जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली यू आर द फ्यूचर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस से कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद हाउ वर्ल्ड एक दूसरे को हेल्प किए, मतलब डिफरेंट कंट्रीज ने किस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट किया, एक दूसरे का साथ दिया, जिससे कि हर एक नेशन का डेवलपमेंट हुआ, हर एक नेशन ग्रो किया। आज का वीडियो हमारा कंप्लीटली इसी से रिलेटेड होगा और ये जो आपका लेसन है ये टोटली इसी बात पे डिपेंड करेगा या इसी बात को एलिबरेट करेगा कि इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करी हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में हर एक कंट्री का कंडीशन बहुत पुअर हो गया था, हर एक कंट्री की जो स्टेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसको उस अनस्टेबल सिचुएशन को स्टेबल बनाने के लिए किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने एक दूसरे का साथ दिया, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्लास 9 के हर एक लेसन का डिटेल में सारा वीडियो मिलता रहेगा, जिससे कि आप हर एक लेसन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, समझ के अपने आप से आंसर भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सिविक्स में टिल नाउ यू स्टडीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, देन इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आवर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ये सारी चीजें हमने डिफरेंट अभी तक के क्लासेस में टिल क्लास 8 यू हैव स्टडी। अब देखिए ये आपका लेसन क्या होगा कि इंडिया रिलेशन विद द वर्ल्ड, इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशन कैसा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी के टाइम में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पूरा वर्ल्ड एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है, एक दूसरे की जरूरतों को पूरी कर रहा है और कह सकते हैं कि सब साथ में डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए आगे से क्या बता रहा है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वर्ल्ड जियोग्राफी थ्रू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी की स्टडी करते हैं ना तो आप वर्ल्ड की जियोग्राफी को समझ पाते। यू हैव बिकम familiar with the global historical events through the study of history. Now, through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. देखिए कुछ ग्लोबल इश्यूज भी हैं और कुछ ग्लोबल बेनिफिट्स भी हैं। इश्यूज का मतलब नेचुरली जहाँ पे फायदे होते हैं वहां नुकसान भी होते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक कंट्री की दूसरे कंट्री से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंटिन्यूसली चलती आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को मिलती है। We are dependent on different persons, institution and organization in the society for different reason and for different facilities. जैसे कि हम सोसाइटी में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कह सकते हैं हम एक दूसरे की जरूरतों के साथ ही सर्वाइव कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए ही सर्वाइव कर रहे हैं। हमें सब्जी चाहिए होती है तो हम सब्जी सारी घर पे नहीं उगाते हैं, हम फार्मर से खरीदते हैं। हमें ग्रेन्स चाहिए होता है तो हम सब कुछ घर पे नहीं उगाते हैं, हम मार्केट जाके ही खरीदते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड रहते हैं। आवर सोशल लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन हैज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट। ठीक है, तो मतलब अगर हम सब्जी लेने जाए और सब्जी वाला कहते हैं हम आपको सब्जी नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, वहां पे एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हमारा नहीं होगा। उसके कारण हमारे रिक्वायरमेंट्स, ना मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना उसकी, क्योंकि वो भी सिर्फ सब्जी खा के सर्वाइव नहीं कर सकता, हम भी बिना सब्जी का सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो सोशल लाइफ है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। आगे देखते हैं क्या बता रहा है, जस्ट एज इट इज ट्रू अबाउट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इट अप्लाइज टू डिफरेंट नेशन एज वेल। जैसे ये हमारे और आपके लिए जरूरी है, मतलब हमारे और आपके लिए है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, वैसे ही हमें पूरा वर्ल्ड भी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब नेशन को भी एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंट होने की जरूरत है, एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जरूरत है। देयर आर मैनी interdependent nations in the world like India and some exchange and interaction goes on between them constantly। मतलब हम कुछ चीजें वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से लेते हैं, कुछ चीजें हम वर्ल्ड के दूसरे पार्ट को प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो चीजें हमारे कंट्री में अच्छा प्रोड्यूस होती हैं, अच्छा ग्रो होती है, वो हम वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को देते हैं और वही जो दूसरी जगह अच्छी है वो हम अपनी कंट्री में लेते हैं। दिस इंटरडिपेंडेंट स्टडी ऑल्सो इन बिटवीन, देखिए डिफरेंट कंट्रीज में होती है और डिफरेंट टेरिटरीज में भी होती है। अ सिस्टम ऑफ all these interdependent sovereign states come up, we call it international system। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। लेट अस गेट टू नो सम फीचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए इंटरडिपेंडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कोर टर्म है इंटरनेशनल सिस्टम का। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। मतलब सबके पास सिर्फ एक ही रीजन नहीं होता है खाना कपड़ा, कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। हाउएवर बिग
prosperous or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. मतलब कोई अगर बहुत ही अच्छा बहुत डेवलप नेशन है वो भी अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मतलब अपनी सारी जरूरतों को खुद ही पूरा नहीं कर सकता। इवन बिग नेशन हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशन, बहुत बड़े बड़े नेशन को भी स्मॉल नेशन पे डिपेंड होने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए ऑयल, ऑयल कहाँ होता है, अरब कंट्रीज में होता है, तो बहुत बड़े नेशंस नहीं है उनको भी ऑयल की रिक्वायरमेंट के लिए ऑब्वियसली अरब कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ेगा। दस इंटरडिपेंडेंस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अभी हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल सिस्टम का एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इंटरडिपेंडेंस, दैट इज टुडेज ग्लोबल सिस्टम, जो कि आज का ग्लोबल सिस्टम है। अब देखिए क्या बोल रहा है आई वंडर में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड दैट बिटवीन नेशंस। देखिए इंटरडिपेंडेंस हम आप में भी होता है और इंटरडिपेंडेंस नेशंस में भी होता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? हम आप में अगर इंटरडिपेंडेंस है तो हमारी मन किया तो हमने आज एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा की, कल हमारा मन नहीं है तो हम आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे और आप अपनी रिक्वायरमेंट कहीं और से पूरी कर लेंगे। बट वहीं अगर नेशन की बात करें तो हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। मतलब नेशन की अगर हम बात करें तो अगर हमने एक बार कोई टेरिटरी साइन कर ली तो हमको उसको टेरिटरी को फॉलो करना होगा। मतलब अगर एक बार हमने कोई भी एग्रीमेंट कर लिया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हमको फॉलो करना होगा। इज देयर सच अ डिवीजन लाइक रिच कंट्री और पुअर कंट्रीज? क्या ऐसा कुछ डिवीजन है रिच कंट्री और पुअर? देखिए रिच और पुअर लाइक तो नहीं है, लेकिन डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, इस तरीके से तीन क्राइटेरिया बना हुआ है। कुछ कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं ऑब्वियसली वो रिच कंट्रीज में आती हैं, कुछ कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं वो मतलब ठीक ठीक कंट्रीज में आती हैं जैसे हमारी कंट्री, और कुछ कंट्रीज पुअर कंट्रीज में आती हैं या कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। जस्ट एज अ कंट्री इज ग्रोइंग by a constitution, is there some kind of constitution एट द ग्लोबल लेवल? कंट्री अगर ग्रो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न करके, तो क्या ग्लोबल लेवल पे भी कोई किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होगा? देखिए कंट्री का जो इंटरनल काम होता है, इंटरनल गवर्निंग, इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे ग्लोबल कोई भी लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर कंट्री जो इंटरनली ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली उसका मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हु एंजॉय द सुप्रीम पोजीशन इन एन इंटरनेशनल सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम में सुप्रीम पोजीशन कौन एंजॉय करता है? ऑब्वियसली वो एंजॉय करेगा जिसके पास ज्यादा चीजें होंगी, जिसके पास मैक्सिमम चीजें होंगी अवेलेबल दूसरों को प्रोवाइड करने की, वो इसको एंजॉय करेगा। साथ ही साथ कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज एक तरीके से सारी कंट्रीज को गवर्न करते हैं, सारी कंट्रीज को की एक्टिविटीज में सजेस्ट करते हैं, की एक्टिविटीज को जो इंटर कंट्रीज जितने भी की एक्टिविटीज होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि हम जब भी चाहे तो किसी भी कंट्री से कोई भी चीज परचेज या सेल कर लें। अलाउड है फॉरेन, हमको लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद हम इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन एक फॉरेन पॉलिसी होती है, मतलब एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना होता है। एवरी नेशन हैज द पॉलिसी अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग एज ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद अदर नेशन। मतलब अपनी कंट्री में किस तरीके की डीलिंग होगी, किस तरीके की चेंजेस होंगे, साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज के साथ अगर कोई भी डीलिंग करने होंगे, कोई भी सेल और परचेज करना होगा तो उसमें क्या किस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या पॉलिसीज होंगी, तो हर कंट्री का अपना प्री डिसाइडेड होता है। सच अ पॉलिसी इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी। तो जो फॉरेन पॉलिसी से डील करके जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फॉरेन पॉलिसी में अगर आपको कुछ भी डीलिंग करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाते हैं उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। We are going to study India's foreign policy in detail in the नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिटेल में समझेंगे। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, लेट्स डू दिस। कलेक्ट न्यूज़पेपर फॉर अ मंथ एंड टेक कटिंग ऑफ न्यूज़ अबाउट different foreign countries. Classify the news on the basis of the points given below. The visit to our country of persons holding important positions. देखिए बहुत सारे कंट्री के प्रेसिडेंट, बहुत सारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं, हमारे कंट्री के भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाते हैं, तो उसका आपको लिस्ट बनाने को कह रहा है। देन ट्रीटीज साइंड बिटवीन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज। डेफिनेटली हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ट्रीटीज या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहते हैं, उसको भी आपको डिटेल में लिखने को कह रहा है। साथ ही एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी कंट्री में हुआ हो उसको करने को कह रहा है, उसको आपको लिखने को कह रहा है कि मतलब हमारी कंट्री ने क्या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वे किया है उसको अभी तक, कि वो यहाँ पे लिखने को कह रहा है। देन इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर नेबरिंग कंट्री, कोई ऐसा इवेंट जो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हुआ है। नेबरिंग कंट्री मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए ये अपना इंडिया है इस तरीके का, तो इंडिया के आजू बाजू में जितने भी इस साइड इधर इधर
मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक डायरेक्शन में जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के साथ कोई अगर इवेंट कुछ हुआ हो तो उसको आपको लिखने को बोल रहा है। अब देखिए इसका बैकग्राउंड में क्या है। द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज बीन shaped through many events and developments. Hence, we need to go back to history in order to understand today's world. देखिए हमको क्या हमारा जो अभी जो हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं ना उसको बहुत तरीके से शेप किया गया है, बहुत तरीके से उसमें चेंजेस किए गए हैं। बट उसको समझने के लिए क्या है, हमको पुराना मतलब पीछे जाके ना हिस्ट्री को देखने की जरूरत है, हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है। वी नो दैट टू वर्ल्ड वॉर वर fought in the last century. There were the most important events in the world. उस जो वर्ल्ड वॉर हुए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। इम्पोर्टेंट इस पॉइंट से था कि उसने हर एक कंट्री को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया। द वर्ल्ड completely changed because of them. The new current of thought emerged. Let us understand what else happened due to these world war. चलिए और कुछ इसमें बता रहा है आपको समझने के लिए जो कि वर्ल्ड वॉर में हुआ। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought between 1914 and 1918. Major countries of Europe took part in it. Europe had a very central place in the international or global system at that time. मतलब यूरोप जो था इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम में कह सकते हैं कि बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा था उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वॉर कॉज अ ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली कहीं भी वर्ल्ड वॉर होगा या किसी भी तरीके की वॉर होती है तो देखिए कितना लाइफ और कितना प्रॉपर्टी कितना पैसे का नुकसान होता है। द कंट्रीज विच joined the war suffered tremendous economic loss. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economy of the victorious as well as the losing country collapsed. समझे मतलब जो लूजिंग कंट्रीज थी जो वॉर में हारी हुई कंट्रीज थी वो कोलैप्स कर गई और जो जीती कंट्रीज थी उनपे भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। अब देखते हैं कंट्रीज इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से कंट्रीज थी। देखिए अलाइड पावर में कौन थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका। वहीं सेंट्रल पावर में था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की एंड बुल्गारिया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये क्वेश्चन आता है कई बार पूछता है कि अलाइड पावर और सेंट्रल पावर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कौन सी कंट्रीज थी। तो जस्ट इस नेम को आप याद रखिएगा। इनको आप कीवर्ड्स बना के याद कर सकते हैं, एबीसीडी के फॉर्म में ऐसा क्रिएट कर लेंगे देन इट बिकम इजी टू रिमेंबर और लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर all the nations felt that such a war should not happen again and some measures needs to be taken to achieve that end। मतलब वॉर के एंड में क्या हुआ कि सबने ये डिसाइड किया कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड आउट ऑफ दिस थिंकिंग। इस थिंकिंग से एक लीग ऑफ नेशन नेम से ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। इट्स बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड कैरी आउट negotiations. The main responsibility of the League of Nations was understood to be to avoid war। मतलब इसका काम क्या था कि सिचुएशंस को जो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है उन डिस्प्यूट्स को समझना जिससे कि वॉर की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में द चेंजेस केम अबाउट in Europe and outside Europe. For example, earlier empires in Europe collapsed and new nation came into being. Many European countries had their देखिए सबसे पहले आपको याद करने वाली बात यह है कि कौन सी चीजें कौन सा इम्पैक्ट आया। तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये आया कि जो अर्लियर एम्पायर थे वो चेंज हो गए और न्यू नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेशन जो है एकदम नए फॉर्म में बन के आया। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या आ सकती है, many European countries had their colonies in their continents of Africa and Asia. Movement of independence started in these colonies. हर जगह मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गए क्योंकि सब जगह सबको ये समझ में आने लगा कि हमारा क्या है, हमारा नेशन क्या है, किस तरीके से मतलब नेशनलिज्म की कह सकते हैं भावना या फीलिंग जो है वो हर एक कंट्री में डेवलप होने लगी। These movements challenged the hegemony of Europe nations. Then League of Nations was established after the First World War to establish peace. किसके लिए किया था, पीस मतलब शांति को स्थापित करने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। बट इट डिड नॉट सक्सीड एट प्रिवेंटिंग वॉर। ऑटोमेटिक regain came up in the Germany, Italy, Spain and other countries, and all these developments culminated in the Second World War। ठीक है,
अब यहाँ आपको थिंक एंड राइट करके करने के लिए बोल रहा है। द autocratic dictatorial regime of the Hitler came up in Germany. What would have happened had the democratic tradition been strong in Germany? What precautions should be taken in order to prevent the rise of autocratic regime? देखिए, हिटलर जो थे ना वो ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड के थे, मतलब कि व्हाट ही सेड इज राइट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो व्हाट ही इज सेइंग। तो जो ये ऑटोक्रेटिक थिंकिंग थी हिटलर की जर्मनी में जो उसको चल रहा था, वो क्या है, ये क्या ट्रेडिशन था और क्या ये ट्रेडिशन सही था या नहीं, इसके ऊपर आपको कुछ राइटर तैयार करने को बोल रहा है। What is your opinion? The League of Nations was established to prevent war, but it fails to avoid the war. What measures? क्या कारण थे या क्यों लीग ऑफ नेशन वॉर को नहीं रोक पाया? देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही सफिशिएंट नहीं होता है। क्या होता है सफिशिएंट? उस ऑर्गेनाइजेशन से वो पावर देना कि अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो नहीं हो रहा था, इसके कारण लीग ऑफ नेशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फिर से वॉर की सिचुएशन आ गई। और उसके बाद कौन सा वॉर हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1939 एंड 1945। इट प्रूव टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। क्यों ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था? देखिए बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। एक तो मैं आपको मेजर रीजन बताऊं तो चूंकि ये उसके बाद हुआ था तो बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स, नए कह सकते हो कि नए तरीके के बॉम्ब एंड ऑल, नए तरीके के फाइटिंग इक्विपमेंट्स बन गए थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उनका भी यूज हुआ। तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसके बाद बहुत सारा नुकसान भी हुआ। नॉट ओनली वॉज इट मोर वाइड स्प्रेड कंपेयर टू द फर्स्ट, सिर्फ ऐसे नहीं था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज्यादा बड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बहुत लिमिटेड एरिया में था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे भी दूर तक फैला हुआ था। बट ऑल्सो मोर एडवांस टेक्नोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड इन दिस वॉर। मतलब मैंने आपको जो बताया कि सिर्फ इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत दूर तक फैला था, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस तरीके के इक्विपमेंट्स, एडवांस तरीके के फाइटिंग इक्विपमेंट्स का भी यूज किया गया था। कंट्रीज विच टुक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वंस अगेन फेस द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर से उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन को फेस किया, सिचुएशन को देखा। कंट्रीज विच टुक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो दे डेफिनेटली सफर। अब आपको क्या बोल रहा है? लेट्स राइट। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज fought between 1939 and 45. What event were unfolding in India during this period? देखिए अपने यहाँ भी बहुत सारा भारत छोड़ो आंदोलन और इस तरीके के जितने भी एग्रेसिव कह सकते हैं कि स्टेप्स लिए गए थे टू मेक इंडिया फ्री, वो नॉर्मली इसी पीरियड में लिए गए थे, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो वायलेंस और नॉन वायलेंस दोनों तरीके से इंडिया जो थी वो रेडी थी ब्रिटिश से फाइट करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिसमें इंडिया ने कोशिश किया कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश को बाय हुक और बाय क्रुक अपनी कंट्री से बाहर करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या दिया है। एलाइड पावर्स में कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत रशिया, चाइना, अमेरिका। और वहीं एक्सिस पावर में थे जर्मनी, जापान एंड इटली। अमेरिका प्ले अ मेजर रोल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किसने प्ले किया था मेजर रोल? अमेरिका ने। इट हैज मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए अमेरिका ने उसी टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे इन ऑर्डर टू एंड द वॉर। इट ड्रॉप्ड 2 न्यूक्लियर वेपन्स ऑन 2 cities ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। अभी भी हिरोशिमा एंड नागासाकी की सिचुएशन एक्चुअल में बहुत पुअर है। ऑन द 6th and 9th August 1945 respectively. The Second World War ends with the defeat of Germany in Europe and Japan in Asia. मतलब जर्मनी और जापान दोनों को ही डिफीट किया था यूरोप और एशिया में। उससे ये वॉर जो है वहीं पे जाकर के खत्म हुई थी। अमंग द मेनी इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। इसी को कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है? ऐसा वॉर ना जो बहुत शांति से लड़ा जाए, चुपचाप से लड़ा जाए, मतलब फाइट भी हो रही है और उस फाइट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपके आपके फ्रेंड में लड़ाई हो गई तो आप लोग मार पीट इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यू स्टॉप टॉकिंग विद ईच अदर, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज कोल्ड वॉर। 1945 to 1991, in the long period of the Cold War, let us take stock of a few changes in this period. अभी कोल्ड वॉर क्या था? America and the Soviet Russia, who were allied in the Second World War, became competitors as soon as the war got over. The cooperation between them gave way of
rivalry. This rivalry occupied a period of 40 to 45 years of international politics. There was no open war between these two countries, but these two. अब देखिए कोल्ड वॉर क्या होता है. कोल्ड वॉर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द वॉर बिटवीन two or more countries in which the no actual fight is going on, but the fight like situation always occur. और इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं इससे. किसके बीच था? अमेरिका एंड सोवियत रशिया. ये आप एग्जाम्पल के फॉर्म में दे देंगे तो नेचुरली आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा. That is, seemed that a war would erupt any time. मतलब कभी भी war start हो सकती है. The concept of cold war is used to describe the condition where there is no actual war, but there are such tension in the circumstances that they may be responsible to cause war. In this period, America was already a superpower, but the Soviet Russia also tries to become superpower and by making nuclear weapons and by increasing its military might. The struggle of power, armed races, differences in ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to Cold War. अब कोल्ड वॉर को कौन सी सिचुएशन ने राइज किया? तो ये सारी सिचुएशंस थी. मतलब आर्म फोर्स को बढ़ाना, डिफरेंट आइडियोलॉजीज रखना, फिर एक दूसरे को हराना. चेकमेट का मतलब क्या होता है? हम चेस खेलते हैं तो चेकमेट का मतलब होता है ना कि हमने हरा दिया पूरी तरीके से, उनके राजा को हरा के मार के हरा दिया. तो वही सिचुएशन अराइज करना. तब देखिए कोल्ड वॉर का क्या इफेक्ट है. हमने 2 वॉर देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, अभी कोल्ड वॉर. Creation of military organization. During the Cold War, both superpower creating military organization. The respective superpower took up the responsibility of security of countries, joining the military organization led by them. मतलब दोनों ने मिलिट्री की कोई एक सुपर पावर क्रिएट की और उसके बाद कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कंट्रीज पार्ट रहेंगे उन सबको वो जो मिलिट्री की पावर बनाई है मैंने उसका सपोर्ट मिलेगा. मतलब अगर उस पर किसी तीसरी कंट्री ने, किसी बाहर वाली कंट्री ने अटैक किया तो वो मिलिट्री पावर का वो भी यूज कर सकते हैं. उसका नाम क्या था? नाटो. नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डोमेन्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका ने जो बनाया था उसको नाटो. वाइल द वार्सो पैक्ट वॉज द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कमांड ऑफ द सोवियत रशिया. मतलब तो एक वार्सो पैक्ट बना था और एक नाटो बना था. तो 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. व्हाट इज योर ओपिनियन? इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन द एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड द वर्ल्ड पीस? वर्ल्ड पीस और एडवांस टेक्नोलॉजीज में कोई कोरिलेशन है? देखिए अगर पीस है तो वो उसका एडवर्स भी है. मतलब अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स, अच्छे हम फाइटिंग इक्विपमेंट बना सकते हैं तो हम उसका यूज पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं. हम अपने प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं. हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर? ह्यूमन वेलफेयर के लिए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जैसे उसका हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करें. टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी से जॉब अवेलेबल कराएं, टेक्नोलॉजी से कंट्री का ग्रोथ करें, टेक्नोलॉजी से कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाएं. तो दिस इज पॉजिटिव ग्रोथ. ठीक है. देन नेक्स्ट हम देखते हैं बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. अब उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? बाइपोलराइजेशन वर्ल्ड का. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइनिंग ईदर ऑफ द 2 सुपर पावर ब्लॉक्स. सब कंट्री ने कोई एक ब्लॉक को, या तो किसी ने नाटो को ज्वाइन किया या तो किसी ने दूसरी पावर को, रशिया की पावर को ज्वाइन किया. सच अ डिवीजन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2 ग्रुप इज बाइपोलराइजेशन. इसी को क्या बोलते हैं? बाइपोलराइजेशन. द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर इंक्रीजेस ड्यू टू दिस. इससे क्या हुआ कि कोल्ड वॉर का जो सिचुएशन था वो और बढ़ गई. कह सकते हैं कंट्रीज के बीच में जो आपस में टेंशन थी वो और बढ़ गई. देन आगे देखते हैं. सून बोथ द सुपर पावर रियलाइज दैट द आर्म रेस में एंडेंजर इंटरनेशनल पीस. हेंस effort towards arm control and disarmament also happened during this period. तो इस तरीके से कंट्रीज ने आपस में खुद ही से रियलाइज करना इन सब चीजों को शुरू कर दिया. देन क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन existence में. Developing nations create regional organization at the regional level in order to ensure mutual cooperation in the context of super power rivalry. मतलब mutual cooperation किस तरीके से सुपर पावर को राइवल करने के लिए यूज किया जाए. They felt that economic development was more important. European countries came together and formed the European Economic Community, while the Southeast Asian countries like Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, etc. established the Association of Southeast Asian Nations
ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन के बेसिस पे आसपास की जो जो रीजन थे उन सब ने मिलकर के छोटे छोटे से अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। देन नॉन alignment. In the period of Cold War, while the world was becoming bipolar, there were some countries which do not want to join any of the superpower. अब दोनों नहीं जाएंगे तो such nation decided to stay out of the Cold War rivalry. Their power is known as non-alignment. ये देखिए नॉन एलिक नेशंस इनको बोलते थे क्योंकि ये बोले कि हमको दोनों में से किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हम नॉन एलिक नेशंस हैं, नॉन अलाइड नेशंस हैं और हमारा जो है किसी भी वॉर में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। Asia and African countries, which became independent after Second World War, supported the idea of non-alignment. एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज थी जो इसके बाद क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंस एरा में ही इतना उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था, उसके बाद अगर वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करती या किसी भी तरीके के फर्दर फाइट में इन्वॉल्व होती तो नेचुरली उनका कंट्री बहुत ज्यादा सफर करता है, इसलिए उन लोगों ने किसी भी तरीके की किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। द लीडरशिप ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट Yugoslavia, Marshal Tito, President of Egypt, Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia, Dr. Sukarno, and President of Ghana, Dr. Kwame, इन सब ने इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट किया, मतलब सबने नॉन अलाइड रहने का डिसीजन लिया। देन आर्म्ड रेस, द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आर्म ऑन द लास्ट। देखिए ये बेसिकली इन लोगों ने सुपर पावर ने जो आर्म रेस में एक दूसरे को हराने की कोशिश में नए नए तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए थे ना, इन्हीं सारे से डर करके जो बहुत सारी कंट्रीज थी वो नॉन अलाइड रहने का डिसीजन ली, उसमें खास करके हमारी कंट्री का ये मेन रोल था। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इवेल्युएशन ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट। अ नॉन अलाइड मूवमेंट हैज अपोज्ड colonialism, imperialism, and racism. It has encouraged the resolution of international dispute by peaceful means. मतलब इंटरनेशनल में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू डिस्कस, हमको बात करना है, बात करके चीजों को सॉल्व करना है। इंडिया लेड देयर मूवमेंट अंडर द guidance of Pandit Jawaharlal Nehru. India continues to actively support the movement afterward as well. Even after the end of the Cold War, the importance of the movement has not reduced. The non-aligned movement is based on eternal principle of humanism, global peace and equality. देखिए आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था, कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, कौन से मेन लीडर्स थे, या क्या इसका मेन प्रिंसिपल था। इट हैज इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर। इसने क्या किया, लेस डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया थी उन लोगों को आपस में एक साथ कलेक्ट किया। इट हैज एनकरेज्ड द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन व्हाइल टेकिंग अ फर्म स्टैंड ऑन disagreement, fostering human rights and non-allied movement, put forth problem of poor underdeveloped countries firmly। मतलब मेन उनको क्या था कि हमको अभी इंटरनेशनल लेवल पे पीस बनाना है ताकि हम अपनी कंट्री की जो मेजर प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, कंट्री की जो डेवलप की जो सिचुएशंस है उनको हमको इम्प्रूव करना है, पॉवर्टी को कम करना है। दिस मूवमेंट मेड द डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसने क्या बनाया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एग्जिस्टेंस में लाया। Summarizing briefly, the significance of the non-allied movement has not reduced even if the Cold War is over. Okay? मतलब कोल्ड वॉर ओवर हो गया फिर भी नॉन अलाइड मूवमेंट हैज नॉट रिड्यूस, इसने अपनी चीजों को कम नहीं किया। इट हैज इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर। इसने कंटिन्यूअसली जितनी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको एक साथ लाने में हमेशा ये एग्रेसिव रहे। इट्स बिकम सेवरल न्यू स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इनटू international politics. It gave these countries the confidence to assert themselves with self-respect in international politics. इस पर्टिकुलर चीज ने जो लेस डेवलप्ड या कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको एक सपोर्ट दिया, उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि सहारा दिया जिसके थ्रू ये कंट्रीज फर्दर एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ सके। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। End of the Cold War. The Cold War that had domesticated international politics since 1945 came to an end. The war, it was important event that happened towards the end of the last century. Last century का सबसे important event था, तीन मेन important event था उसमें से थर्ड important था।
There were many reasons for the end of the Cold War. क्या क्या reasons थे? The Soviet Russian adopted the policy of opening up the economy. The state loosen up its control of the economy. State ने अपनी economy पे अपना control lose कर दिया था क्योंकि उसका interest, उसका focus ही switch हो गया था, focus उसका दूसरी तरफ shift हो गया था. Then the president of the Soviet Russian, Mikhail, implemented the politics of पेरेस्ट्रोइका, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को वो क्या करने लगे थे, फोकस करने लगे थे. एंड ओपननेस को भी फोकस करने लगे थे. ड्यू टू दीज पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूसेस. Important changes took place in the policies and economic sphere, that is, their sphere were restructured. This gave impetus to democracy as the East European countries, under the influence of the Soviet Russian, adopted the capitalist and democratic path and regained these change. The Soviet Russian disintegrated and several new nations were created out of it. Russia was the biggest country in the former Soviet Russia. रशिया भी जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे कुछ उसमें कंट्रीज निकल के हैं. रशिया जो है वो बिगेस्ट कंट्री की तरह फॉर्म हुआ. देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है आपको, आपने पता करना है. नाटो स्टिल एग्जिस्ट बट इट्स नेचर इज नो लॉन्गर मिलिट्री. फाइंड आउट द कंट्रीज दैट आर द मेंबर ऑफ नाटो. यस, नाटो अभी भी है लेकिन इसका फोकस जो है वो वर्ल्ड पीस फैलाना है. इसका फोकस जो है वो कंट्रीज को सपोर्ट करना है, कंट्रीज के ग्रोथ में सपोर्ट करना है, कंट्रीज को कोऑपरेट करना है, ना कि किसी भी तरीके से दूसरी कंट्रीज को अटैक करने और दूसरी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने में साथ देना है. चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं साथ में, फिर वीडियो को ओवर करते हैं. मुझे समझ में आ रहा है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है. पोस्ट कोल्ड वॉर. अब पोस्ट कोल्ड वॉर क्या सिचुएशन आ गई? द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द disintegration of the Soviet Russian, which still then had been a superpower. तब तक वो सुपर पावर थे. As the result, major changes took place. क्या हुआ? अमेरिका remained the only super power in the world. अब चूंकि रशिया के कुछ पार्ट्स हो गए थे तो अमेरिका अकेला सुपर पावर रह गया. फिर नेक्स्ट क्या होगा? A conducive atmosphere prevailed for the growth of trade and economic relation between and among the nations. Then capital, labor, market and information circulated throughout the world. पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ आइडियाज, कैपिटल, लेबर, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें सर्कुलेट होने लगी. मतलब जो भी जिस चीज का फायदा लेना चाहे वो उसका फायदा लेके अपनी कंट्री को ग्रोथ करा सकता था. एज ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू ट्रेड रिलेशन. सबने ट्रेड, व्यापार को इंपॉर्टेंस दिया. द आइडिया इज गिविंग एड टू अदर नेशन टू फेल बिहाइंड. इंस्टेड एफर्ट्स बिगेन to be made to establish economic relation. The description of the country which was opposed to another has now changed from enemy nation to rival nation. अभी enemy दुश्मन नेशन से क्या हो गया ना, कंपटीशन आ गया कि हमको डेवलप करना है, मतलब ग्रो करने वाले एटीट्यूड आ गए कि हम तुमसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे, तुमसे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे. एक दूसरे को हरा के जीतने से अच्छा एक दूसरे से अच्छा काम करके दिखाने की रोल बढ़ गई. फिर the responsibility of United Nations has increased. The United Nations now had to take more concrete steps to maintain global peace and security. किसने? यूएन ने जो है वो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा उठा लिया. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फोस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज नाउ एक्वायर ग्लोबल डायमेंशन. ग्लोबल का देखिए डायमेंशन ही चेंज हो गया, दायरा ही चेंज हो गया. एक दूसरे को हरा के आगे बढ़ने को ध्यान न देकर के बल्कि सबकी जो मेजर जो कह सकते हैं कोर प्रॉब्लम्स थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना सबका फोकस हो गया. उसके बाद हमारा एग्जिस्टेंस में आया ग्लोबलाइजेशन, जिसका मैंने अभी इससे पहले भी जिक्र किया. आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज बिकम मोर ओपन. एज बीइंग मेंशन्ड बिफोर, कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इंफॉर्मेशन बीइंग सर्कुलेटेड ग्लोबली. दिस गिव an idea among the people all over the world to grow. Due to the revolution of information technology, different events and development begin to be known everywhere. मतलब जो हमारे कंट्री में कोई भी प्रोडक्शन होता था, कोई भी अलग टेक्निक का यूज करना स्टार्ट करते थे जिससे कुछ अच्छा होता था, वो दूसरी तरफ फटाफट से इंफॉर्मेशन में चली जाती थी. इस तरीके से हर एक कंट्री को ग्रो करना और डेवलप करने के रास्ते दिखने लगे. द बाउंड्रीज बिटवीन द नेशन डिड नॉट रिमेन द, कोई बैरियर नहीं रह गया वो बाउंड्री. ऑल दीज processes are together called globalization. उसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन. Just as globalization has brought us benefits, it has also caused losses. For example, as the economies of different countries got linked with each other, trade increases, economic unification grew, plenty of production became available in the
products became available in the market, but at the same time the gap between poor and the rich nation did not reduce. देखिए ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सबने काम करना स्टार्ट किया। अब ऑब्वियसली जो डेवलप कंट्रीज होंगे उनके काम करने का तरीका थोड़ा एडवांस, थोड़ा इम्प्रूव होगा। उसके कारण जो पुअर और रिच नेशन थे उनके बीच में जो गैप था वो गैप धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। इन दिस चैप्टर वी स्टडी global development from 1945 onwards. We understand the world in the Cold World War period, the arms race, and the effort at disarmament. We also learn about the meaning of globalization. Next chapter we study India's foreign policy. मतलब इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए या फॉरेन कंट्रीज को अपने यहाँ पे ट्रेड करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई है, ये हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आई होप सो इसका ये लेसन आपको अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो इस लेसन में प्लीज राइट इन कमेंट, जिससे मैं वो पर्टिकुलर पॉइंट को अगेन डिटेल में करके बताऊं। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।